यूट्यूब चैनल कालचक्र के आज के एपिसोड में डीएन भारद्वाज की ओर से आप सभी का नमस्कार। कल्पना कीजिए 15वीं शताब्दी की एक सुबह, सूरज की पहली किरणें हिंद महासागर के नीले जल पर धीरे धीरे फैल रही है। महासागर के आसपास के राज्यों की जीवन हमेशा की तरह चल रहा है। लोग अपने ही दैनिक जीवन में व्यस्त हैं। कोई जमीन पे, कोई समुन्दर पे, कोई बाजार पे और कोई घर पे। अचानक क्षितिज पर सफेद पालों का एक विशाल समूह दिखाई देता है। एक जहाज, 2 जहाज, 10 जहाज और फिर सैकड़ों जहाज। जहाँ तक नजर जाती है समंदर पर केवल जहाज ही जहाज दिखाई देते हैं। मानो समंदर की छाती पर एक तैरता हुआ विशाल शहर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हवा के साथ लहराते विशाल पाल समंदर की लहरों के साथ ताल मिलाते सैकड़ों जहाज और उन जहाजों के भीतर हजारों लोग। अनुभवी नाविक, दिन रात भोजन बनाने वाले रसोइये, कारीगर, भाषा अनुवादक, वैद्य, डॉक्टर और चमचमाते हथियारों से सुसज्जित हजारों सैनिक। उनकी आंखों में भय नहीं था, थकान नहीं थी, उनके चेहरे पर गहरा आत्मविश्वास था। लगता था उन्हें किसी न किसी चीज पे गर्व था। उन्हें यह गर्व था कि हम संसार की सबसे महान सभ्यता हैं। जब वो विशाल नौसैनिक बेड़ा किसी अनजान तट पर पहुंचा तो वहां के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। बच्चे अपने माता पिता के पीछे छिप गए। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। राजा के सैनिकों ने तुरंत हथियार उठा लिए और युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। राजदरबार में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या आज हमारा अंतिम दिन है? क्योंकि इतनी विशाल सैन्य शक्ति लेकर आने वाले लोग प्राय केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं, आक्रमण, विजय, लूट और विनाश। लेकिन इस बार इतिहास एक अलग कहानी लिखने वाला था। वे जहाज युद्ध का संदेश लेकर नहीं आए थे, वे शांति और भाईचारे के संदेश लेकर आए थे। उनके हाथों में उपहार थे, उनके होठों पर धमकियां नहीं बल्कि मित्रता का संदेश था। ये उपहार और संदेश संसार के सबसे शक्तिशाली सम्राट द्वारा भेजे गए थे। शुरुआत में किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। इतनी बड़ी सेना, फिर भी एक भी तीर नहीं चला, एक भी गांव नहीं जला, एक भी व्यक्ति का हत्या नहीं हुई। जब लोगों को बात समझ में आया तो वहां के लोग का भय दूर हो गया। चारों ओर उत्सव का वातावरण छा गया। राजाओं ने अतिथियों के सम्मान में भव्य भोज का आयोजन किया। उपहारों का आदान प्रदान हुआ। व्यापार के नए द्वार खुले, मित्रता के नए संबंध बने। कुछ दिनों बाद वे विशाल जहाज फिर समंदर की ओर लौट गए, लेकिन वे अपने पीछे छोड़ गए विश्वास, सम्मान और ऐसी स्मृतियां जो पीढ़ियों तक जीवित रही। आखिर ये लोग कौन थे? इतने शक्तिशाली होने के बावजूद इन्होंने संसार पर अधिकार क्यों नहीं किया? इन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा उपनिवेशवादी साम्राज्य क्यों नहीं बनाया? ये विवेकशील लोग चीन के मिंग साम्राज्य की ओर से महान एडमिरल झेंग हे की नाविक थे। 15वीं शताब्दी, उस समय संसार में एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य था जिसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था। वो शक्ति थी मिंग चीन। लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल साम्राज्य, करीब 15 करोड़ की आबादी। उस समय जबकि पूरे यूरोप की जनसंख्या 6 करोड़ भी नहीं थी। तब चीन केवल एक बड़ा राष्ट्र नहीं था, वो संसार की आर्थिक शक्ति का केंद्र था। सबसे समृद्ध सभ्यता, सबसे विकसित उद्योग, सबसे बड़ा व्यापारिक नेटवर्क और सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी। चल अक्षर मुद्रण, चुंबकीय कंपास, कागजी मुद्रा, बारूद, जहाज निर्माण, यांत्रिक अभियांत्रिकी, इन सब क्षेत्रों में चीन संसार में बहुत आगे था, जबकि यूरोप अभी विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं था। सैन्य शक्ति में भी चीन अपराजेय था। उसके पास लगभग 10 लाख सैनिक और हजारों युद्धपोत थे। उस समय संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जो मिंग साम्राज्य को खुली चुनौती दे सके। सन 1402 में सम्राट जोधी सत्ता में आए। उन्होंने एक सपना देखा, लेकिन वो सपना संसार को जीतने का नहीं था। उनका सपना था चीन की महान सभ्यता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर। इसी उद्देश्य से उन्होंने मानव इतिहास के सबसे विशाल समुद्री अभियान की शुरुआत की और उसका नेतृत्व महान एडमिरल झेंग हे को सौंपा। सन 1405 से 1433 तक झेंग हे ने 7 बार समुद्री यात्राएं की। दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, श्रीलंका, अरब और पूर्वी अफ्रीका तक। जहाँ जहाँ झेंग हे पहुंचे वहाँ युद्ध नहीं हुआ, वहाँ उपहार पहुंचे, वहाँ मित्रता पहुंचे, वहाँ व्यापार पहुंचा। इतिहास में इतनी विशाल नौसैनिक शक्ति होने के बावजूद किसी भी भूमि पर अधिकार न करने वाला साम्राज्य अत्यंत दुर्लभ है। झेंग हे का अभियान शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन हिंसा का नहीं, सभ्यता का। परंतु इसके बाद एक निर्णय लिया गया।
ऐसा निर्णय जिसने केवल चीन का भविष्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव इतिहास की दिशा बदल दी। तो दोस्तों, मिंग दरबार ने समंदर अभियान को बंद कर दिया। विशाल नौसेना बंदरगाहों में ही रुक गई। जहाज धूप और वर्षा में सड़ने लगे। समुद्र मौन हो गया और चीन स्वयं अपने भीतर सिमट गया। उसी क्षण विश्व इतिहास ने एक नया मार्ग चुन लिया। लगभग 60 साल बाद यूरोप में एक छोटा सा समंदर अभियान निकला। केवल 3 जहाज, कुछ दर्जन नाविक और एक सपना, संसार पर अधिकार करने का। तो दोस्तों, उस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे क्रिस्टोफर कोलंबस। वो एक कैरेबियन क्षेत्र पहुंचे और जिस भूमि पर उन्होंने कदम रखा उसकी घोषणा कर दी, यह भूमि अब स्पेन की है। इसके बाद इतिहास बदल गया। स्पेन आया, पुर्तगाल आया, ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, नीदरलैंड आया, उपनिवेश बने, सभ्यताएं नष्ट हुई, संपत्तियां लूट गई, लाखों लोगों को गुलाम बनाया गया। गैर यूरोपीय विश्व ने सदियों तक यूरोपीय साम्राज्यवाद की पीड़ा झेलना पड़ा। आज भी इतिहास की खामोशी में एक प्रश्न गूंजता है, यदि जेंग हे के जहाज समुद्र से लौटे नहीं होते, यदि मिंग चीन ने अपने समुद्र की अभियान जारी रखे होते, क्या यूरोप पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित कर पाता? इसका निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है, लेकिन तथ्य बहुत कुछ कहते हैं। जेंग हे के ट्रेजर जहाज लगभग 450 फुट लंबे थे, जबकि कोलंबस का प्रमुख जहाज केवल 84 फुट लंबा था। सैन्य शक्ति, जहाज निर्माण, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में चीन यूरोप से बहुत आगे था। इसीलिए आज भी अनेक इतिहासकार मानते हैं, यदि चीन ने समंदर का साथ नहीं छोड़ा होता तो संभव है कि आज की दुनिया का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मानचित्र बिल्कुल अलग होता। इतिहास कभी युद्धों से बदलता है, कभी किसी महान आविष्कार से, लेकिन कभी कभी एक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा लिया गया केवल एक निर्णय भी संपूर्ण मानव सभ्यता की दिशा बदल देता है। मिंग चीन ने समुद्र की अभियानों को त्यागने का निर्णय लिया। मिंग सम्राट के उसी निर्णय के कारण आज की दुनिया वैसी बनी जैसी हम आज देखते हैं। यदि मिंग साम्राज्य ने वह निर्णय नहीं लिया होता तो संभव है कि आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह अलग होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए, अपने सपनों की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।